हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हो सब बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 20 के 100% टीवाई के कराऊंगा। कंसेप्ट की रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और, ये एक रिवीजन वीडियो, इसलिए मेरी जो बोलिंग स्पीड है नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा रहेगी। ठीक जी सर। बट मैं आपको टीवाई के सारे कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन 1, ABC Limited has received the following grant from the government of Delhi for its newly started pharmaceutical business. How should ABC Limited recognize the government grant in the books of account? देखिए सबसे पहले क्या लिखता है, ₹20 लाख received for immediate startup of the business without any condition. इंडेस 20 ये कहता है, अगर आपको कोई ग्रांट मिलती है और आपको कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी है, या आपने कंडीशन पूरी कर चुके आप और उसके बाद आपको ग्रांट मिलती है, तो आप क्या करेंगे सर, उस ग्रांट को एज ए इनकम पीएनएल अकाउंट में इमीडिएटली लेके चले जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लाख को इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। ₹50 लाख रिसीव्ड for research and development of drugs required for the treatment of cardiovascular disease with the following condition: that drugs should be available to the public at 20% cheaper from the current market price. एक तो सर आपको क्या करना है, जो मेडिसिन है उसको अवेलेबल कराना है जो मार्केट का रेट है उससे 20% कम पे। ठीक है। एंड सर जो मेडिसिन है, ड्रग्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द WHO के अकॉर्डिंग आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर, जो ये 50 लाख की ग्रांट है सर, इसे हम क्या करेंगे, एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे और पीएनएल अकाउंट में ओवर द पीरियड लेके जाएंगे सब इन द सिस्टमेटिक बेसिस। और सिस्टमेटिक बेस यहाँ पे क्या बनेगा सर, जिस हिसाब से सर आप एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे उस हिसाब से सर आप क्या करेंगे, इस ग्रांट को एमोटाइज कर देंगे। ठीक, प्रोवाइडेड जो भी सर ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन है आप उसे पूरी कर लें। ठीक, चलिए 2 एकड़ ऑफ लैंड फेयर वैल्यू 10 लाख रिसीव्ड फॉर सेटअप प्लांट। देखिए अगर सर हमें असेट इन काइंड मिलती है तो हम या तो सर उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे और विद सर एज ए डेफर्ड इनकम और एमोटाइज कर देंगे ऑन सिस्टमेटिक बेसिस, या फिर सर उसे हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। ठीक है। 4 देखिए, ₹2 लाख रिसीव्ड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख। सर मशीनरी परचेज करने के लिए जो कि 10 लाख की है, 2 लाख की ग्रांट मिलती है। यूजफुल लाइफ मशीन की कितनी सर, 5 ईयर। डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज टू बी चार्ज ऑन SLM। देखिए अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट डेप्रिसिएबल असेट के लिए मिलती है तो देयर आर 2 अप्रोच। ठीक, अल्टरनेटिव 1 क्या है, अल्टरनेटिव 1 ये है, मतलब देयर आर 2 अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव 1 ये है कि हम उसे क्या करें, एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर ले, जैसे 2 लाख को डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं और सिस्टमेटिक बेस पे उसे एमोटाइज करके पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सिस्टमेटिक बेस क्या बनेगा साहब, यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक, अल्टरनेटिव क्या सर, हम लोग असेट की कॉस्ट में से उसे नेट करके दिखा सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं और नेट बैलेंस पे सर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दे रखा है, ये रीड कर लेना अगर आपको नीड लगे तो। ठीक जी सर। मैं एक काम और करता हूँ, हर क्वेश्चन से पहले ना आपको 5 से 10 सेकंड दे देता हूँ। आई नो आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन 2 देखेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, A Limited received from the government a loan of ₹1 crore at 5% payable after 5 years in a bullet payment. ओके, आपको सर अगले 5 साल तक के लिए एक तो क्या करना पड़ेगा, 5% इंटरेस्ट मतलब 5 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आफ्टर 5 ईयर सर आपको 1 करोड़ की पेमेंट करनी है। द प्रिविलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मार्केट में सर अगर ऐसा लोन लेते हैं हम लोग तो किस रेट पे मिलता है, 12% पे मिलता है। तो यहाँ पे सर हम लोग क्या करेंगे, एज पर इंड AS 109 जो भी पेमेंटें होनी है मार्केट रेट को एज ए डिस्काउंट फैक्टर यूज करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी सर वो निकल के आएगा लोन का अमाउंट और बैलेंस सर गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी। ठीक, उस गवर्नमेंट ग्रांट को सर हम लोग क्या करेंगे, ओवर द पीरियड एलोकेट कर देंगे जिस हिसाब से सर हम लोन को यूज करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सर देखिए आपका डिस्काउंट फैक्टर 12% है, तो 12% के हिसाब से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ इक्वल टू 1 2 3 4 5, सर 5th ईयर के बाद जो डिस्काउंट फैक्टर है आपका है 0.5674। मैं यहाँ पे 4 डेसिमल तक ले रहा हूँ। ठीक है,
और एग्जाम में ना जितने डेसिमल तक आप इसे कंसिडर करते हैं हमेशा नोट जरूर दे के आए, ठीक। और साथ में आप क्या करेंगे साहब, यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लेंगे 3.6048। तो जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख पर एनम इंटू 3.6048, सर ये अमाउंट आ जाएगा 18,02,400 और ये आ जाएगा 56,74,000, ठीक। टोटल अमाउंट सर आपका 74,76,000 आपका 400 आ गया। ये आ गया साहब लोन का अमाउंट और बैलेंस आपकी गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी, ठीक, एज ए डेफर्ड इनकम, ठीक। ऑल्सो एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट बी रियलाइज्ड। तो आप क्या बोलेंगे साहब, जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसे हम डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे और ओवर द पीरियड साहब सिस्टमेटिक बेस पे सर उसे एमोटाइज करके पेनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक बेस क्या बनेगा सर, जिस पर्पज के लिए हमने लोन ले रखा है उस पर्पज के हिसाब से सर हमें एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड करना है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे साहब, उसकी रेशो में गवर्नमेंट ग्रांट का एमोटाइजेशन करते हैं, ठीक। Also state how the grant will be recognized in the statement of profit or loss, assuming that the loan is to finance a depreciable asset। अगर ये depreciable asset के लिए है तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उसने पूछा पीएनएल अकाउंट में कैसे लेके जाएंगे, तो उस केस में सर क्या करेंगे एज ए डेफर्ड इनकम, मींस डेफर्ड इनकम वाली अप्रोच के बारे में बात करा कहीं ना कहीं वो, ठीक। डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन के रेशो में सर क्या करेंगे उसे एलोकेट कर देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सर मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आता है, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे ग्रांट का अमाउंट बैलेंस आ जाएगा ना, हाँ जी सर, चलो वो भी एक बार मैं निकलवा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आपका 25,23,600 आ गया, चलो एक बार मैं टिक करा देता हूँ इसको, ये आपका राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस, ठीक है। चलिए MNC Limited has received grant in the nature of exemption of custom duty on capital goods with certain condition related to export of goods under export promotion capital goods scheme of government of India। प्लीज ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है अगर आप ना ये वाली मशीन खरीदते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है ना हम उसमें आपको एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको ना इससे प्रोडक्शन करके उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है सर, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की ओपिनियन के अकॉर्डिंग सर इसे गवर्नमेंट ग्रांट माना गया है, ठीक है। आगे देखिए, whether the same is a government grant under Ind AS 20 and अच्छा Ind AS 20 का नाम है, if yes then how the same is accounted for if it is a grant related to asset or grant related to income। यहाँ पे ना बच्चे को ऐसा लगता है अच्छा मशीन खरीदी है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशन मिल गई है तो ये डेप्रिसिएबल असेट के लिए ग्रांट है। नहीं दोस्त, आप ये देखिए एग्जम्पशन कब मिलेगी, मशीन खरीदने से या मशीन का यूज करके कैपिटल गुड्स का यूज करके उससे प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करने से, सर उसको एक्सपोर्ट करने से। अब कंडीशन क्या है सर एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी की, आपको सर प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब जितने टाइम पीरियड के लिए सर आप क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, उतने टाइम पीरियड के हिसाब से सर आप क्या करेंगे इस गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करके एमोटाइज कर देंगे सिस्टमेटिक बेसिस पे, ठीक है। एक बात और सर इसे हम इनकम नेचर की ग्रांट मान के चलेंगे, ठीक है। और जब इनकम नेचर की ग्रांट मान के चलते सर उसे आप क्या करेंगे ओवर द पीरियड सर आप उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। पीएनएल अकाउंट के अंदर सर या तो आप उसे एज ए अदर इनकम दिखा सकते हैं, अदर इनकम के अंदर एक लाइन दिखा सकते हैं, या सेपरेट लाइन एज ए एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के रूप में दिखा सकते हैं, या रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर के साथ उसे एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि ये जो ग्रांट है ये आपको डेप्रिसिएबल असेट के परचेज करने की वजह से नहीं मिली है, आपको ये एग्जम्पशन मिली है, ये मिली है सब एक्सपोर्ट करने की वजह से, इसलिए ये आपका इनकम नेचर की ग्रांट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन 4 को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। बात नंबर 1, बल्कि 3 बातें बताना चाहता हूं। बात नंबर 1, AS 12 के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट मिलती है, मतलब ग्रांट की जो नेचर है एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं, ठीक है सर। बात नंबर 2,
बल्कि 4 बातें बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इंड एस 20 के अकॉर्डिंग सर हम उसे कभी भी एज ए इक्विटी का पार्ट नहीं मानते, उसे हम या तो इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे या सर ओवर द पीरियड सर उसे क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे। जनरली सर जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली ग्रांट होती है वो आपका प्लांट वगैरह लगाने के लिए होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे प्लांट को एमोटाइज करेंगे उसी रेशो के हिसाब से सर उस गवर्नमेंट ग्रांट को एमोटाइज कर लेते हैं, ठीक है, एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। तीसरी बात, इंड एस 20 ये कहता है कि मैं एप्लीकेबल नहीं होऊंगा अगर गवर्नमेंट एज ए इक्विटी कंट्रीब्यूशन देती है, मतलब ओनरशिप में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। चौथी बात, इंड एस 101 का रोल क्या होता है सर? इंड एस 101 का रोल होता है जब पहली बार एंटिटी एएस की दुनिया से इंड एस की दुनिया में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, ठीक है। तो उस केस में इंड एस 101 कब लगता है? जिस ईयर में इंड एस की एप्लीकेबिलिटी है उससे इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे लगता है, ठीक। और इंड एस 101 ने क्या कह रखा सर, कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शन दे रखी जहां पे सर रेट्रोस्पेक्टिव आप नहीं जा सकते, वहां पे भी कुछ आगे एक्सेप्शन दे रखे, ठीक। कुछ सर ऑप्शनल एग्जाम्शन है जहां पे आप आइदर कैन गो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। इसके अलावा सर जितनी भी आइटम है उन सब के ऊपर आप क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट सर जो है उसमें आप क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए अब क्या लिखता है। एबीसी लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी एंड इज ए फर्स्ट टाइम अडोप्टर ऑफ इंड एस। प्लीज ध्यान देना, एक वो गवर्नमेंट कंपनी है तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो अमाउंट आया ना वो आपका एज ए ओनरशिप आया या एज ए ग्रांट आया, ठीक। एंड इज ए फर्स्ट टाइम अडोप्टर ऑफ इंड एस, यहाँ पे सर आपका इंड एस 101 का रोल आ जाएगा। एज पर द प्रीवियस गैप द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट which hold 100% shareholding in ABC Limited, which is in the nature of promoter contribution, have been recognized in capital reserve and treated as part of the shareholder fund in accordance with the provision of AS12, ठीक। State whether the accounting treatment of the grant in the nature of promoter contribution as per AS12 is also permitted under Ind AS 20 and disclosure of government assistance। अच्छा ये इसका नाम आ गया, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से। सर आप सबसे पहले ये लिखेंगे, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो ग्रांट है, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये एज ए गवर्नमेंट ग्रांट है या एज ए ओनरशिप। अगर एज ए ओनरशिप है तो सर फिर ये इंड एस 20 में डील ही नहीं होगी, ठीक। फिर सर हमें क्या करना, एज ए इक्विटी मानेंगे उसको, ठीक। फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंड एस 101 के अकॉर्डिंग हमें रेट्रोस्पेक्टिव जाना होता है। फिर आगे हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे साहब कि अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे और इसे सर इक्विटी का पार्ट नहीं मानेंगे, इसे सर क्या करेंगे, इसे हम सिस्टमेटिक बेस पे एमोटाइज करते हैं, ठीक है। आइए मैं इसका पूरा आंसर आपको रीड करा देता हूं। देखिए यहां पे तो वो ये लिखता है कि इंड एस 20 डील नहीं करता अगर सर वो एज ए ओनरशिप में है, ठीक है। यहां पे सर बताया है कि आपकी 100% शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की इसके अंदर, तो इसलिए आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब ये कंक्लूड हो जाता है सर ये गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसके इसमें इंड एस 101 लगेगा जो कि रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। Ind AS 20 require all grant to be recognized as income on a systematic basis over the period in which the entity recognizes as expenses the related cost for which the grant are intended to compensate. Unlike AS12, Ind AS 20 require the grant to be classified as either a capital or an income grant and does not permit recognition of government grant in the nature of promoter contribution directly to shareholder fund, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए ये बात ना मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताई है, मैं आज फिर से बता देता हूँ। जब भी मैं अपने क्लास के अंदर क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं पहले एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और कई लाइनें चेंज करके बताता हूँ, ऐसा लिखा होगा तो इसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ताकि हम कंसेप्ट को अच्छे से डेवलप कर पाए, ठीक। लेकिन एग्जाम के अंदर सर हमें उतना लिखना होता है जितना पूछा गया है, इसलिए मैं हमेशा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि एग्जाम के अंदर पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए क्वेश्चन की ना, क्योंकि जब हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना तो आंसर की जो ड्राफ्टिंग होती है ना सर कहीं ना कहीं वो माइंड में साथ साथ चलती रहती है, इसलिए हमें पहले क्या करना चाहिए सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, ठीक। कई बार जैसे छोटा क्वेश्चन होता है तो हम साथ ही पढ़ लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो एक बार रिक्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। देखिए इसने हमसे पूछा है सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इफ एनी फॉर द 2 ग्रांट रिसीव्ड, ओके। सर यहाँ पे 2 ग्रांट मिली है, एक तो उसका हमें क्या करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। और सेकंड वो ये कह रहा है
and the flood related compensation in the books of account of Rainbow Limited as on 31st March X2. Okay, आइए देखिए क्या लिखते हैं. R Limited is carrying out various projects for which the company has either received government financial assistance or in the process of receiving the same. ठीक. The company has received 2 grants of rupees 1 lakh each relating to the following ongoing research and development project. तो 1 लाख की ग्रांट इसके रिगार्ड में मिली और 1 लाख की ग्रांट इसके रिगार्ड में मिली. ठीक. द फर्स्ट ग्रांट रिलेट टू क्लीन river project which involve research into the effect of various chemical waste from the industrial area in MP. However, no major steps have been completed by Rainbow Limited to commence this research as at 31st March X2. देखिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन ने एज सच कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इसके साथ कौन कौन सी कंडीशन आपको पूरी करनी है, और कोई भी ऐसी ग्रांट मिलती है जिसके अगेंस्ट सर आपको कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करनी होती तो हम उसे क्या करते हैं, इमीडिएटली पेंडल अकाउंट के अंदर लेके चले जाते. ठीक. अब यहाँ पे सर आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन में ना, हालांकि रिसर्च फेज वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही कोई स्टेप हमने लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में सर ऐसा मेंशन भी नहीं कर रखा कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी है या ग्रांट रिफंड हो जाएगी, तो हम लोग इसे इमीडिएटली पेनल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे. ठीक. अल्टरनेटिवली अगर हम लोग ये मान के चलते साहब कि हमें इसके साथ कुछ कंडीशन पूरी करनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, ओवर द पीरियड जैसे एक्सपेंडिचर को एमोटाइज करेंगे सर, इस ग्रांट को इनिशियली सर एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर इन द रेशियो ऑफ सर एक्सपेंडिचर इसे क्या करेंगे, एमोटाइज कर देंगे. ठीक. चलिए, द सेकंड ग्रांट रिलेट टू कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इक्विपमेंट. ये देखिए सर, जो सेकंड ग्रांट मिली आपको, आपने क्या करना, न्यू इक्विपमेंट की कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मिली. ठीक है. दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट. Rainbow Limited is confident about the technical feasibility and financial viability of this new technology which will be available for sale in market April X3. तो सर यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये जो ग्रांट है ये आपकी डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है जी. सर आपको एक बात बताता हूँ, जब अपनी डेप्रिसिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिलती है ना और वो अंडर प्रोसेस होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तब तक सर हम उसे एज ए लाइबिलिटी दिखाते, ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम दिखाते. ठीक. जब सर असेट रेडी टू यूज हो जाते हैं ना, उसके बाद अपने पास 2 अल्टरनेटिव आ जाते हैं. अल्टरनेटिव 1 क्या है, हम ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं और इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन उसे एमोटाइज कर सकते हैं. अल्टरनेटिव 2 कैसा, हम ग्रांट को डेप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट करके दिखा सकते हैं. तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अप टू 31 मार्च X3. आपका ये जो क्वेश्चन है सर, ये आपका X2 का ना, हाँ जी. आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप ये लिखेंगे X2 और X3 के ईयर एंड तक हम इसे एज ए डेफर्ड इनकम दिखाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे साहब, उसके बाद जब असेट अपनी रेडी टू यूज हो जाएगी, या तो इसे डेफर्ड इनकम के रूप में दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन की रेशो में एमोटाइज कर देंगे, या अल्टरनेटिवली क्या करेंगे सर, असेट की कॉस्ट में से 1 लाख माइनस करके दिखा देंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक. आगे क्वेश्चन लिखते हैं, इन सितंबर X1 ड्यू टू द फ्लड्स नियर वन ऑफ इट्स फैक्ट्री द एंटायर प्रोडक्शन वाज लॉस्ट एंड रेनबो लिमिटेड हैड टू शट डाउन द फैक्ट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ. ओके सर, सितंबर में बाढ़ आई और जो प्रोडक्शन था वो लॉस्ट हो गया और 3 मंथ के लिए हमने क्या किया, फैक्ट्री का शट डाउन कर दिया. द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपनसेशन पैकेज फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लड. एज पर द स्कीम रेनबो लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू ए कंपनसेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ सेल फिगर प्रायर टू द फ्लड. वो ये कह रहे हैं, जो आपका 3 महीने यहाँ पे शट डाउन हुआ, हम क्या करेंगे, इससे पिछले 3 महीने जाएंगे और यहाँ पे जो एवरेज सेल थी उसके बेस पे सर क्या करेंगे, आपको कंपनसेशन दे देंगे. देखिए, एज पर द स्कीम रेनबो लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू ए कंपनसेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ सेल फिगर प्रायर टू द फ्लड फॉर विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर 30 जून विद द नेसेसरी फिगर्स. इसके लिए सर मैंडेटरी है कि 30 जून से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक. The financial statement of Rainbow Limited are to be adopted on 31st May X2, by which date the claim form would not have been filed with the state government. अब ये देखिए सर हम गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब सर रीजनेबल एश्योरेंस होती है कि हम उस रिलेटेड कंडीशन को पूरा कर लेंगे और साथ में सर जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो हमें रिसीव हो जाएगी, इस बात की सर एश्योरेंस होती है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करना था, अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो इस केस में सर आप उसे अगले साल जब फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो इवेंट सर कब होगा, जब फॉर्म फिलअप कर देंगे आप ना. ठीक है. तो आप क्या करेंगे सर, जो फॉर्म फिलअप करने का इवेंट है तब जाकर उसे रिकॉर्ड करेंगे. इट मीन्स क्या है, इस ईयर में सर आप गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगले साल सर उसे जाकर रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक. सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इफ एनी फॉर द 2 ग्रांट रिसीव्ड एंड द फ्लड रिलेटेड कंपनसेशन. एक काम करते हैं सर, एक बार मैं मोटा मोटा इसको रीड करा देता हूँ. देखिए,
यहाँ पे सर आप उसे इमीडिएटली पेंडल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, अल्टरनेटिवली एक्सपेंडिचर के रेशो में एलोकेट कर देंगे। ये देखिए सर, यहाँ पे उसे लाइबिलिटी दिखाएंगे x to x3 तक, और उसके बाद सर आप उसे डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करके और डेप्रिसिएशन के रेशो में एमोटाइज कर देंगे, और अल्टरनेटिवली सर कॉस्ट में से माइनस कर सकते हैं। रेनबो लिमिटेड विल बी एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली आफ्टर 31st मई, ठीक है। Although fault happened in September X1 and loss was incurred due to fault related to the year this one, the entity should recognize the income from the government grant in the year when the application form related to it is submitted and approved by the government for compensation. आगे लिखता है, since in the year X1 X2 an application form could not be submitted due to adoption of financial with respect to sale figure before fault occurred, Rainbow Limited should not recognize the grant income as it has not become receivable as on 31st March X2, ठीक। चलिए क्वेश्चन 6 देखेंगे। देखिए क्या लिखता है, एन एंटिटी ओपन ए न्यू फैक्ट्री एंड रिसीव ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹15,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख। सर 1 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी है और 15,000 की आपको ग्रांट मिली, ठीक। इट डेप्रिसिएट ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन SLM, ठीक है। सो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ द मेथड। देखिए दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 1, अगर हम इसे एज ए डेफर्ड इनकम रखते हैं तो उस केस में क्या होगा साहब, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, जी सर। ये 80,000 से आ जाएगा, जी सर। ये आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। 3,000 से हम क्या करेंगे सर, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये 3,000 P&L अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और जो 12,000 है सर इसके 2 हिस्से कर देंगे, जो अगले 12 महीने के अंदर एमोटाइज होगी उसे करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे, और ये आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। अल्टरनेटिवली क्या है साहब, अगर सर हम इसे असेट की कॉस्ट में से एडजस्ट कर देते गवर्नमेंट ग्रांट को, तो 85,000 आ गया, 17,000 का डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और 68,000 सर आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, P&L अकाउंट के अंदर सर 20,000 और 3,000 आप अलग अलग दिखा सकते हैं, इसे एज ए इनकम और इसे एज ए एक्सपेंडिचर, या सर नेट करके दिखा सकते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए डेप्रिसिएशन आ गया, हाँ जी सर। ये बैलेंस शीट आ गई, जी सर। और यहाँ पे ना एक लाइन और भी बन सकती है कि आप इसे 17,000 से नेट भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जी सर। ये सेकंड अप्रोच आ गई। आगे बढ़े, हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पहले बता देता हूँ, इसके ऊपर सर एक अलग से चर्चा भी मैं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मतलब इसके अंदर एक अलग से पॉइंट भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन 7 देखेंगे पहले, देखिए क्या लिखता है, ए कंपनी रिसीव ए कैश ग्रांट ऑफ ₹30,000 ऑन 31st मार्च X1। सर उसे 30,000 की कैश ग्रांट मिली है, ठीक है। द ग्रांट इज टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेज, ठीक है। सर उसे ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 18 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल X1, ओके। सर आपके 12 मंथ तो X1 X2 के अंदर आ गए, ठीक है, और उसके बाद सर 6 मंथ आपके नेक्स्ट ईयर आएंगे, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इनकर्ड सर यहाँ पे 50,000 है, और यहाँ पे कितनी है 25,000 है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे सर, इस 30,000 को पहले तो डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे पहले साल, ठीक है, 31 मार्च X1 को, और इस रेशो में जब एलोकेट करेंगे 20,000 सर अगले साल इनकम में लेके जाएंगे, और 10,000 उससे अगले साल इनकम में लेके जाएंगे, ठीक। आइए अब बात करते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। 31 मार्च X1 को सर आप इसे 30,000 दिखाएंगे एज ए लाइबिलिटी, जिसमें से 20,000 सर आप दिखाएंगे करंट लाइबिलिटी, क्योंकि अगले साल राइट ऑफ करनी है, 10,000 दिखाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर सर 31 मार्च X2 को सर ये आपका जो 10,000 है ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा P&L अकाउंट के अंदर सर या तो आप इसे एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और इसे एज ए इनकम दिखा देंगे, या सर नेट करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए 31 मार्च X1 को डेफर्ड इनकम करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी बनेगी, इसके बाद बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए सर या तो इसे अलग अलग करके दिखाएंगे सर, या आप इसे क्या करेंगे नेट करके दिखा देंगे, ठीक है। 15,000 और 30,000 का नेट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। चले जी सर, क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है,
entity A is awarded a government grant of 60,000 receivable over 3 years, 40,000 in year 1, 10,000 in each of the year 2 and 3. ओके, तो हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली वो कैसे मिली है? ईयर 1 2 3 गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 10,000 10,000, ठीक है। contingent on creating 10 new jobs and maintaining them for 3 years. आपने सर क्या करना, 10 जॉब क्रिएट करनी है और उन्हें मेंटेन करना 3 साल के लिए। द एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000 एंड द वेजेस बिल फॉर ईयर फर्स्ट ईयर 1 लाख, और उसके बाद 10,000 से सर क्या है, राइजिंग बाई 10,000 इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। कैलकुलेट द ग्रांट इनकम, डेफर्ड इनकम, ठीक। चलिए यहाँ देखिए साहब, आपके जो एक्सपेंसेस इनकर्ड है वो कैसे कैसे हैं सर। 30,000 यहाँ पे स्टार्टिंग में लगेंगे इनिशियली, और 1 लाख सर सैलरी जाएगी तो 130, उसके बाद 10,000 से सैलरी में इंक्रीमेंट है आपका 110 और 120। तो टोटल जो अमाउंट है सर एक्सपेंडिचर को कितना से है, ग्रांट सर आपकी 60,000 से है, और ये जो अमाउंट है 130 प्लस 1,10,000 प्लस 120, सर ये 360 से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सर एमोटाइज कर देंगे इन द रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है सर। तो ग्रांट एज ए इनकम, यह आएगा अमाउंट आपका 21,667, जी सर। 18,333, जी सर, और उसके बाद 20,000, ठीक। अब बात आती है कि डेफर्ड इनकम कितनी आएगी। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, फिर मैं इसको स्टडी मेट से भी टैली करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक। सर ग्रांट को हम जनरली कब रिकॉर्ड करते हैं, जब रीजनेबल एश्योरेंस होती है कि हम कंडीशन पूरी कर देंगे। अगर एंटिटी के पास सर ये एश्योरेंस है कि वो कंडीशन पूरी कर देगी, तो उस केस में सर वो एक्रूअल बेस पे इसको रिकॉर्ड कर ले गवर्नमेंट ग्रांट को। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो सर इनिशियली कितने से रिकॉर्ड हो जाएगी, 60,000 से, और जो डेफर्ड इनकम आएगी सर कितनी आएगी, 60,000 माइनस 21,667 पेंडल में चला गया 38,333, अच्छा माइनस 18,333, ये आ गया सर आपका 20,000, और ये नील, ठीक। एक बार सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में कुछ और मिलेगा आपको ना। ये देखिए साहब, ग्रांट इनकम ठीक है, एक्सपेंडिचर ठीक है, डेफर्ड इनकम में सर यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब ऐसा क्यों है, देखिए इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन ये दे दिया और कुछ मेंशन नहीं किया। अब बच्चे कंफ्यूज कि यार हम तो रिसीवेबल बेस पर रिकॉर्ड करते आए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सर एग्जाम में आया, और वहां पे सर जो सजेस्टेड आया था ना, उसने ना नोट दे दिया कि हमने ग्रांट को ना रिसीव्ड बेस पे मान लिया है, क्योंकि सर हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल डेट पे कंडीशन एस्टेब्लिश्ड होने की मतलब पोजीशन नहीं है। अगर ऐसा है तो उस केस में सर क्या करें, आप रिसीव्ड बेस पे लेंगे, हाँ जी 40,000, जी सर, ग्रांट इनकम 18,333 डेफर कर देंगे, ठीक। अब कितनी होगी, 50,000 होगी, जी सर, माइनस सर ये दोनों कितना है सर 40,000, 10,000 से डेफर कर देंगे, ये नील आ गया, ये देखिए साहब। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सर ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ये देखिए ये टैली हो गया, हाँ जी सर, मैं आपको क्लैरिफिकेशन लिखवा देता हूँ, लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस द रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज डिपेंडिंग ऑन, सिंस द receipt of grant is depending on fulfillment the contract, comma, it is assumed that on initial date, certainty to fulfill the condition by the entity, is not established, full stop. So grant is recognized in the books of account, on receipt basis,
ठीक जी सर। अब आप ये नोट लिख देंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। सर हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए बेटा, आपको एग्जाम में यही अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम स्टडी माइंड से अगर हट के जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे साहब अननेसेसरी ना। बट जो नोट मैंने आपको लिखा वो नोट डाल के आ जाना, ठीक। चलिए हाँ जी सर। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ इस बार एग्जाम